आज के इस वीडियो में हम डीएनए द जेनेटिक मटेरियल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, यदि वो यूकेरियोटिक कोशिका है तो, और यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें उसके साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल जो है वो पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल के रूप में हम जानते हैं कि डीएनए उपस्थित होता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए भी उपस्थित होता है। तो हम यहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और पहले की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर क्या थी, न्यूक्लिक एसिड क्या थे। आज हमको ये देखना है इसमें कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर जो पहले वर्क हुआ है और इसको डिस्कवर किया गया है उसके बारे में जनरल साइंस के भी कई क्वेश्चन बनते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हों चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हों। तो हमें ये देखना है कि इस पे कौन से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, वो भी हम साथ साथ देख लेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आता है इसी क्रम में। ग्रिफिथ ने ये डिस्कवर किया था, एक्सीडेंटली उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के रूप में, कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हिंदी में ऐसे कहते हैं रूपांतरण। इसका मतलब ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो रूपांतरित ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरी सेल में। और यहाँ जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि हार्मलेस जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जो उग्र नहीं होते हैं, और वो जाकर के उग्र हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो ट्रांसफ़र हो जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट यह शो करता है कि जेनेटिक मटेरियल जो भी है वह एक मृत जीवाणु और एक जीवित जीवाणु के बीच में स्थानांतरित होता है। ये एक बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन ग्रिफिथ ये बता नहीं पाए थे कि वो मटेरियल है क्या एक्चुअल में। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि डीएनए ही था जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है और स्थानांतरित होता है, ये उन्होंने नहीं कहा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, रूपांतरण के फॉर्म में ग्रिफिथ का नाम लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअल में कैसे किया गया। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रफ स्ट्रेन यहाँ लिखा हुआ है। ये जिसे हम आर कहते हैं, आर स्ट्रेन था। ये नॉन विरुलेंट है ना। नॉन विरुलेंट का मतलब ये हुआ कि ये उग्र नहीं है। अब इस बैक्टीरिया को ज्यों ही इस चूहे में, माइस में इंसर्ट किया गया तो नीचे यहाँ देखिए ये माइस जिंदा है, यानी कि ये घातक नहीं है इस माइस के लिए। और दूसरा स्ट्रेन जो था वो स्मूथ स्ट्रेन था, स्मूथ S3। अब स्मूथ स्ट्रेन ज्यों ही इसमें इंजेक्ट किया तो ये डेड हो गया, चूहा मर गया। तो यहाँ दो स्ट्रेन है, रफ एंड स्मूथ। तो यहाँ ये पता चल गया स्मूथ तो है, वो जो है उग्र है, विरुलेंट है। ज्यों ही यदि माइस में इसको डालते हैं तो माइस मर जाता है। और यहाँ जब रफ की बात करते हैं तो रफ जो है नॉन विरुलेंट है और उससे जो माइस जो है वो लाइव रहता है। अब हुआ ये कि अगला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको इन्होंने हीटेड कर दिया। तो हीटेड करने से क्या हुआ, उसको ज्यों ही माइस में डाला तो माइस जिंदा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये जो जेनेटिक मटेरियल था, ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर का जेनेटिक ये इसके अंदर की सेल वॉल या जेनेटिक मटेरियल में से कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से ये हीट करने पर, उसको ताप देने पर वो नष्ट हो गया और ये चूहा नहीं मरा। इतना सा शो हो रहा है। लेकिन अब ये वॉल के रूप में कह सकते हो यार, अंदर कोई पदार्थ था उसके बीच में, अभी यहाँ तक सिद्ध नहीं हो रहा है। चौथा जो था जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो पहला रफ वाला स्ट्रेन
और उसके साथ में ये हीटेड जो स्टेन था, इन दोनों को मिला दिया। दोनों ही कंडीशन में चूहे जीवित है। जब दोनों को साथ में देते हैं तो चूहा मृत हो गया। तो जब यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हीटेड कर दिया फिर भी यहाँ पे लाइव था, और जब रफ स्टेन डाला फिर भी लाइव था, तो दोनों को एक साथ डाला तो यहाँ पर ये मृत हो गया। और इसके अंदर जो कॉलोनी मिली बैक्टीरिया की, वो किसकी मिली? वो मिली थी स्मूथ स्टेन की। तो यहाँ पर इन्होंने ये शो किया था कि कुछ ऐसा डेड जो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु जो है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया इन्होंने लिया था। इसके अंदर जो है कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि ट्रांसफ़र हो गया दूसरी सेल में, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया कि आर सेकंड जो है, यानी कि रफ स्टेन जो है स्मूथ में, विरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मेशन की खोज हुई थी। तो यहाँ पर यह है इसकी डेफिनेशन कि चेंज इन जीनोटाइप कोज बाय व्हेन सेल टेक अप द फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि किसी भी डेड सेल से या बाहर से कोई जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्थानांतरित होकर के वो सेल के अंदर आ जाए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो वैक्सीन के फॉर्म में यदि हम वैक्सीन को डिफाइन करें तो वैक्सीन का नाम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोविड की वैक्सीन का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से। तो ये वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है एक हार्मलेस वर्जन है ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, है ना। तो वैक्सीन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे विरुलेंट वर्ड जो था, विरुलेंट यानी उग्रता, जो किसी भी बीमारी को जो उग्र रूप से उसको कॉज करते हों। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी जेनेटिक मटेरियल के रूप में, वो थी एवरी की। तो एवरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी जो थे, इन तीनों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल डेड सेल से लेकर के लिविंग सेल में ट्रांसफ़र हुआ था, स्थानांतरित हुआ था, वो एक्चुअल में डीएनए था। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ कि डीएनए, इन्होंने ये स्थापित किया था कि डीएनए के रूप में ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है। तो बात हम यहाँ ये कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया? कि चूहों पे किया गया। कौन से बैक्टीरिया थे? न्यूमोकोकस थे। कौन से स्ट्रेन थे? कि आर था, आर रफ स्ट्रेन था और स्मूथ था। विरुलेंट कौन सा था? उग्रता वाला कौन सा था? तो स्मूथ था, ठीक है। नॉन विरुलेंट कौन था? तो रफ था। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ने क्या सिद्ध किया? तो ग्रिफिथ ने ये कभी नहीं कहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ज़रूर बताया, रूपांतरण के बारे में बताया कि कोई पदार्थ जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो स्थानांतरित होता है। लेकिन इसको सिद्ध किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, ये तीन साइंटिस्ट ने किया था, मैककार्टी, मैक्लियोड और एवरी ने, ठीक है। तो एवरी ने ये एवरी एक्सपेरिमेंट के रूप से नाम से जाना जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हम देखते हैं यहाँ इस डायग्राम में। ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है हाइपोथेसिस। ये एक परिकल्पना की गई कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज आइदर प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, या प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। मतलब सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या क्या है। यदि एक सेल होती है, सेल वॉल है, उसके अंदर जो मटेरियल है या तो प्रोटीन होगा या न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड में या डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो अब तीन चीज़ों पे ये कॉन्सेंट्रेट हो गए कि इन तीनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है एवरी का। तो यहाँ पहली जो परखनली जो ऊपर दिख रही है, इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर कि जो हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था, हीट किल्ड जो हीटेड बैक्टीरिया था, जिसको हीटेड कर दिया गया, जिसने देखा कि उसको माइस में डालते हैं तो माइस जिंदा रहता है, तो उसका जो सेल कंटेंट वो इस टेस्ट ट्यूब में है। तो अब हम ये ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं ये। तो अब हमें ये देखना है कि इस हीटेड सेल की टेस्ट ट्यूब के अंदर कि लिपिड और शुगर जो है वो निकाल देते हैं। लिपिड और शुगर जब निकल गए तो पीछे बचा क्या है इसके अंदर? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पीछे केवल मात्र प्रोटीन, डीएनए और आरएनए बचा हुआ है। अब इनको क्या हुआ, तीन टुकड़ों में कर दिया। पहला जिसके अंदर पहला जो है टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब और तीसरी टेस्ट ट्यूब। अब ध्यान से हमें ये देखना है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है जिसके अंदर एंजाइम मिला दिया, कौन सा? प्रोटीनेज।
अब प्रोटीनेज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड करता है। तो इसके अंदर जो ही प्रोटीनेज मिलाएंगे तो प्रोटीन तो पूरा ही डिग्रेड हो जाएगा, नो प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो परगनली है जिसके अंदर ये कंटेंट है, तो इसके अंदर मिला दिया आरएनएज। और जब आरएनएज मिलाया इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर आरएनए डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम आरएनए को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। और तीसरी टेस्ट ट्यूब जो है जिसके अंदर डीएनएज मिला दिया, जो कि डीएनए को डिग्रेड करता है, ठीक है। तो अब इसमें डीएनए नहीं है, मतलब अब ये हो गया कि पहली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन नहीं है, दूसरी में आरएनए नहीं है, तीसरी में डीएनए है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको कल्चर किया गया है, ठीक है। अब कल्चर किया गया तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि पहला हीटेड था और हीटेड के साथ में किसको मिलाया था, शुरू में 2 को मिलाया था, तो रफ को मिलाया था। तो रफ को तीनों के अंदर ऐड कर दिया गया। जब तीनों को ऐड कर दिया गया तो यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया अपीयर हो रहे हैं, फर्स्ट के अंदर देख रहे हैं स्मूथ सेल जो है वो अपीयर्ड हो रही है। तो स्मूथ सेल अपीयर्ड हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन यदि डिग्रेड जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता तो ये स्मूथ सेल नहीं बनती। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन नहीं है जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन यदि होता तो स्मूथ सेल नहीं बनती, क्योंकि दोनों हमने पहले देखा था, हीटेड बैक्टीरिया के साथ में रफ बैक्टीरिया को दोनों को मिला देते हैं तो वो माइस जो होता है मर जाता है। तो है क्या, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, इन तीनों में से ही तो है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले में जब प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया ऊपर एंजाइम्स के द्वारा, तो यहाँ पे तो जेनेटिक मटेरियल यदि प्रोटीन होता तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया बनने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये तो हो गया सिद्ध की प्रोटीन नहीं है। अब जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई है। तो यहाँ पर सेकंड जो है जिसके अंदर आरएनए नहीं है, आरएनए को डिग्रेड कर दिया। जब ज्यों ही आर इसके अंदर रफ टाइप की सेल मिलाई तो यहाँ भी ये कॉलोनी अपीयर हो गई। जब यहाँ कॉलोनी अपीयर हो गई तो इसका मतलब ये है कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं है। तो अब केवल डीएनए बचा, जहाँ देखा तो यहाँ पर ये नहीं बनी। इसका मतलब डीएनए नष्ट हो चुका है, तो अब ये रूपांतरित हुआ ही नहीं यहाँ पे, इसलिए ये नहीं बनी। तो ये कंक्लूड करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है जिसके लिए डीएनए आवश्यक होता है, और यही सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने कंप्लीट किया, और इस पर आगे देखते हैं। तो हर्शे और चेज जो है, हर्शे और चेज ने इन्होंने इस डीएनए की कंट्रोवर्सी पे भी एक स्टॉप लगाया, और इन्होंने जेनेटिक मटेरियल के रूप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज किए थे हर्शे और चेज ने, और जिसमें ये बताया कि डीएनए जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को कोशिका में स्टोर करने का कार्य करता है। अब थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि डीएनए और इसकी स्ट्रक्चर को, रेप्लिकेशन को लेकर चलते हैं। हालांकि डीएनए की स्ट्रक्चर पे अलग से पीपीटी अगला लेक्चर होगा जो हम स्ट्रक्चर पे लेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वाटसन क्रिक जो है उन्होंने ये डीएनए के ऊपर एक मॉडल दिया और यह डिटरमाइन किया कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो एक ट्विस्टेड होता है और डबल हेलिक्स होता है। और वाटसन क्रिक जो है क्रेडिटेड विथ एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, 1953 में इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर के बना होता है, और इसमें 3 जो पार्ट जो हैं वो इसमें होते हैं। शुगर होता है, शुगर होती है इसमें, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फॉस्फेट है, और नाइट्रोजन के बेस इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि डीएनए के अंदर, तो डीएनए नाम जो है वो 5 कार्बन की शुगर डीऑक्सीराइबोस से आया है, 4 नाइट्रोजन बेसेज है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, ठीक है। अब इसके अंदर एडेनिन, और या हम बात कर रहे हैं एडेनिन और ग्वेनिन जो है ये दोनों प्यूरिन है, और जब हम थाइमिन और साइटोसिन की बात करते हैं तो ये दोनों जो है वो क्या है, पायरिमिडीन है। और यहाँ पर हम इस सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन चारों जो बेस होते हैं, चारों बेसिस जो होते हैं, इसके 2 ग्रुप है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। और प्यूरिन पायरिमिडीन का क्लासिफिकेशन जो नाइट्रोजन देखते हैं हम यहाँ पे, तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, और ग्वेनिन जो है साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करता है। और एडेनिन की बात करते हैं तो ये थाइमिन के साथ डबल बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड। और जब हम बात कर रहे हैं ग्वेनिन की, तो ग्वेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग तो बनाता है, और लेकिन ये बॉन्डिंग जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ऐसे 3 बॉन्डिंग जो है वो मिल करके बनाता है। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि
जितनी मात्रा एडेनिन की होगी डीएनए में, उतनी ही मात्रा जो है वो थायमिन की होगी, और जितनी साइटोसिन की होगी उतनी ही जो है वो इसकी ग्वानिन की होगी, उतनी साइटोसिन की होगी। तो अब हमेशा इक्वल अमाउंट होगा इन दोनों का, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी डीएनए के अंदर जितना जीसी अमाउंट होगा उतना ही एटी या टीए अमाउंट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्डिंग है दो के बीच में और एक के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो फर्क तो पड़ता ही है। तो डबल बॉन्डिंग वीक है, तो ये भी हम ध्यान दें कि जहाँ जहाँ रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जहाँ से डीएनए अलग होता है, वहाँ पर एटी रिच रीजन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि डबल बॉन्डिंग है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे वो जल्दी सेपरेट होगा, कम ऊर्जा लगेगी, और जहाँ तीन बॉन्डिंग है तो वहाँ पे ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होगा, और मजबूत होगा इसका मतलब स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो जीसी कंटेंट जिस किसी डीएनए के अंदर ज़्यादा होगा वहाँ स्थायित्व बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री, आगे हम देखते हैं कि बेस पेयर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये एक रूल को फॉलो करते हैं जो चारगाव का रूल है, जिसे हम अभी आपने देखा कि एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जो होता है। और ये एक जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होते हैं वो एक डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बनते हैं, और रेप्लिकेशन की प्रोसेस वो होती है जिसमें डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, उससे कहते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए का एक जो मॉलिक्यूल होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो आपस में जुड़ी रहती है, और ये बॉन्डिंग हमने देख लिए है पहले कौन सी होती है। और इसी प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए जो ओरिजिनल कॉपी उसका स्ट्रैंड जो होता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और यदि किसी भी डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है जिसमें ये देखते हैं कि CCTA GCT यदि है तो इसका अपोजिट जो है वो ये C के सामने G आएगा, तो GGAT CGA है। और रेप्लिकेशन के बाद में इसकी सीक्वेंस जो होती है वो दोनों की सिमिलर होती है, एक दूसरे के को पूरक होती है। और यहाँ पर ये जो है बेसिक थिंग्स जो है जो हमने डीएनए की प्रॉपर्टी के बारे में देखा। और अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो डीएनए की स्ट्रक्चर पर ही होगा, और जिसमें हम वाटसन क्रिक के मॉडल पर डिस्क्राइब करेंगे, एक एक उसके पॉइंट को लेंगे, जिसमें मुख्य मुख्य क्वेश्चन जो आते हैं उसके ऊपर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।